हम इन्हें बंदूक उठाई, हमने ही बंदूक छोड़ दी। क्यों छोड़ी आपने बंदूक? क्या हासिल करने निकले थे? वो आज़ादी हासिल करने निकले थे। फिर ये आज़ादी का सपना टूटा कैसे? कौन फ्यूल करता था इन आज़ादी के सपनों को? फ्यूल कौन करता था? फ्यूल वो दोनों तरफ से होता था। मेरे सामने तकरीर में उसने कहा मैं JKLF का बुनियादी मेंबर हूँ। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। ये कश्मीर में मेरा तीसरा वीडियो है और मेरे साथ जो शख्सियत बैठे हैं ये खुद 77 साल के हैं। अभी लोकसभा के बाद एक विवाद छिड़ा था ना कि प्रधानमंत्री 75 साल के हो जाएंगे तो फिर प्रधानमंत्री कौन रहेगा। हमारे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री खुद के चुनाव के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये जो है वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बहरहाल मेरा ये कहने का मुद्दा इसलिए था क्योंकि ये खुद 77 साल के हैं और इस बार ये विधानसभा चुनाव में मैदान में हैं। और जब मैं इनसे बात कर रही थी तो ये मुझे बता रहे हैं कि ये 10 से 12 किलोमीटर रोज़ चलते हैं, मतलब कैंपेनिंग के दौरान। तो मैंने कहा भारत जोड़ो यात्रा में आपको राहुल गांधी जी का थोड़ा साथ देना चाहिए था। फिर उन्होंने जवाब में कहा कि मुझे मेडल मिलना चाहिए था क्योंकि मैं इतना अभी तक चुस्त और दुरुस्त हूँ। चलिए हम अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं। आबिद अंसारी साहब का नाम है और पीपल कॉन्फ्रेंस पार्टी से ये आते हैं, दूसरी बार ये MLA का चुनाव लड़ रहे हैं। सारा मुद्दा हम समझने का प्रयास करेंगे और शिया समाज से ये आते हैं। और यहाँ पे जब मैं पिछली बार कश्मीर में कवरेज के लिए आई थी तो एक शियाओं का एक बहुत बड़ा मुद्दा मेरे सामने रखा गया था जो मैं आज इनके सामने रखूँगी। पीछे जो दो भाई साहब आपको खड़े दिख रहे हैं, मैंने इन दोनों से बात किया था पिछली बार, इस बार मैं इनके सामने रखूँगी। आपका एक त्यौहार होता है मुहर्रम, कैसा बीता आपका इन 77 सालों में? आपकी कितनी याददाश्त अगर है तो मुहर्रम की यहाँ पर? 77 साल में जो आप पूछ रहे हैं कि जब मैं बालिग हो गया तब से लेकर मैं चलता था वो मुहर्रम के जुलूस में। लेकिन बदकिस्मती से जब मिलिटेंसी यहाँ शुरू हुई तो वो सबसे बड़ा जुलूस जो 10th मुहर्रम का हमारा होता है वो बंद हो गया। अब वो आज तक बंद है, आज तक बंद है, अभी तक बंद है। लास्ट ईयर भी वादा देने के बावजूद गवर्नमेंट जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है इस काबिल नहीं बनी कि वो हमें ये जुलूस निकालने का मौका देती या इंतज़ामात करते। लेकिन उसके पहले एक और जुलूस निकलता है जो लाल चौक से होता हुआ डल गेट में जाता है। लास्ट ईयर अजीब तमाशा हुआ कि भाई आप जुलूस निकालो, मेरे ख्याल से वो तकरीबन 6-7 किलोमीटर का फासला है। इज़ इट पॉसिबल ह्यूमनली कि 7 किलोमीटर का फासला जुलूस में मातम करते हुए रुक के 2 घंटे या 3 घंटे में हम तय कर सकें? नहीं, तो हमने पूरा किया। खैर लास्ट टाइम वो पहली बार हुआ था 2-3 घंटे का जुलूस हमको दे दिया। 8 मुहर्रम, हाँ, और वो भी 30 साल के बाद। 30 साल के बाद आपने अपना जुलूस निकाला मुहर्रम के समय। वो हमेशा ऐसा होता था कि पता नहीं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोचती थी कि 8 मुहर्रम को जो जुलूस निकलता था वो कहते थे कि भाई 8 मुहर्रम का जुलूस अगर ठीक ठाक से निकला तो इसका मतलब है हालात ठीक हैं और 10 का हम परमिशन देंगे। इस साल 8 मुहर्रम का जुलूस बड़ा ठीक ठाक तरीके से निकला जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की, लेकिन फिर भी मुहर्रम 10 मुहर्रम जो असल मुद्दा हमारा है उसकी परमिशन नहीं मिली। आबिद साहब, मैं यहाँ पर आपसे जिक्र करना चाहूँगी, आपने कहा लाखों लोग की भीड़ इस बार थी। कौन सा सन की बात है ये? लास्ट 2023-24 की बात है, 2 महीने पहले की बात है। मुहर्रम अभी 2-3 महीने ही हो गए ना मुहर्रम को, 2 महीने पहले। तो ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ 30 सालों में। हाँ, 30 साल में पूरी तरह से 8th मुहर्रम का हमें इजाज़त मिली, राइट फ्रॉम गुरु बाज़ार टू डल गेट। लेकिन ये जो 10 मुहर्रम का जुलूस निकलता है ये वहाँ लाल चौक से वहाँ से निकल कर यहाँ हमारे JD बल में अली पार्क है, इमाम बाड़े के साथ, आपने इमाम बाड़ा देखा होगा, उसके एडजेसेंट एक बड़ी बार पार्क है, वहाँ पर टर्मिनेशन होती थी। नहीं मिला।
अच्छा, ये जो आप, चूँकि ये मुस्लिम, अगर हम देखें तो मुस्लिम बहुल राज्य है कश्मीर में, श्रीनगर में मुझे मुस्लिम समाज के लोग दिखते हैं, आप लोग खुद मुस्लिम समाज से आते हैं, लेकिन जब मैं दूसरे पत्रकारों से बात करती हूँ तो वो कहते हैं चूँकि आप लोग यहाँ पे माइनॉरिटी में हैं, शिया समाज, आप लोगों के त्यौहार में दिक्कत 30 सालों से आप लोग त्यौहार नहीं मना पा रहे, कश्मीरी पंडितों की तो दूर की बात है, उनकी तो दूर की बात है, वो खुद हिंदू हैं, पंडित हैं, उनकी दूर की बात है, आप लोग अपना त्यौहार क्यों नहीं इतने सालों से मना पा रहे थे? हाँ, आपको गवर्नमेंट से पूछना चाहिए जो परमिशन नहीं देते हैं। जब आप मुझे इजाज़त देंगे ना बाहर चलने के लिए, तभी तो जाऊंगा ना। घर आपका है, आप सब संभालते हो, जब आप परमिशन ही नहीं देते हो, नहीं जी नहीं देंगे, बंद करो प्लीज़। ये अक्सर अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे, हमने बहुत कोशिश की, ये कहिए अदरवाइज़ ज़बरदस्ती हमने कोशिश की कि हम अपना त्यौहार मनाएंगे, जुलूस निकालेंगे, लाठीचार्ज हुआ, लड़कों को जेलों में बंद किया गया। ये गवर्नमेंट करती थी, जैसे अब 370 हटा तो 2014 के बाद से 2019 में यहाँ पर गवर्नर रूल लगा, ठीक, उससे पहले तो गवर्नमेंट्स यहाँ पर थे, तो उन लोगों, मतलब चाहे आप पीडीपी कह लीजिए या फिर आप फारूक साहब की गवर्नमेंट कह लीजिए या फिर बीजेपी और पीडीपी ने जब अलायंस करके यहाँ पर गवर्नमेंट बनाया, तो क्या माहौल ऐसा यहाँ पर रहता था कि मिलिटेंसी, आपने कहा ना मिलिटेंसी की वजह से, तो आप लोगों से क्या दिक्कत उन लोगों को होती थी? वो खुद इस्लामिक समाज से? नहीं, मैं बताऊँ, मिलिटेंट, समझना है थोड़ा। ये समझा रहा हूँ मैं आपको। मेरे एक साथी थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हुर्रियत बनने से पहले वो बहुत ही प्रो इंडियन थे। अच्छा। नाम नहीं पूछेंगे आप प्लीज़। तो फिलहाल पाकिस्तान चले गए थे, ऐसा कुछ? कहीं नहीं चले, सलाउद्दीन? नहीं मर गए वो। अच्छा, ठीक। तो एक दिन मैंने उनको पूछा, मैंने कहा यार तू तो बड़ा प्रो इंडियन था, अब वहाँ से इधर शिफ्ट किया, कहे क्या कहते हो यार, आज़ादी चाहिए हमें, कश्मीर को आज़ाद करना है। मैंने कहा ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद, मतलब कुछ महीनों के बाद फिर मिला, कह रहे यार तुमसे मिलना ज़रूरी है। मैंने कहा बोल। कह रहे तू जो ये मजहबी त्यौहार करते हो ये बंद करो। मैंने कहा क्यों? कह रहे हम दुनिया को कहते हैं कश्मीर अब नॉर्मल है, नॉर्मल सी नहीं है, वहाँ हालात ख़राब, मार दाड़ है, लोगों को मारा जाता है, कत्लेआम हो रहा है। जब तुम लोग ये फंक्शन करते हो तो दुनिया को पता चलता है वहाँ हालात नॉर्मल है। ये तो उसकी थिंकिंग थी। मतलब दुनिया को ये दिखाने के लिए कि कश्मीर अभी टर्बुलेंस में है, कश्मीर में टर्मोइल है, हमने वो नहीं देखा। हमने घर में ही सही, अपनी लोकलिटी में ही सही, अपने मजहबी त्यौहार मनाए। हमें जो हमारे भाई हैं, सुन्नी भाई हैं, उन्होंने हमें सहायता की, उन्होंने हमें कोई उसमें रुकावट नहीं डाली। कसम खा के ये बात बोलेंगे? कौन सा कसम खाना है आप बताएं? कुरान की कसम। कुरान से बढ़कर कुछ है? वो है खुदा। जी। आई स्वेयर बाय माय गॉड। हमारे सुन्नी भाइयों ने कभी हमें एतराज़ नहीं किया, सिर्फ उस ग्रुप ने एतराज़ किया जो हुर्रियत चला रहे थे। जो हुर्रियत चला रहे थे, और उनका कारण क्या था? वो दिखाना, हाँ, कि आप फंक्शन करते हो तो लोगों को जब पता चलता है वहाँ नॉर्मल सी है। वजह तो यही था, और क्या वजह हो सकती? मतलब ये कि अगर आप पूजा के लिए यहाँ सड़क पर बैठते हैं, इधर से कोई कहे यार यहाँ तो कुछ नहीं है, देखो कैसे आराम से पूजा करते हैं, उनका मतलब था ये मत करो ताकि हम लोगों को बताएं वहाँ मजहबी आज़ादी भी नहीं है। दैट वाज नॉट राइट। आज हुर्रियत की क्या, हम लोगों के सबके सामने है कि जो हुर्रियत के बड़े बड़े नेता हैं वो जेलों के अंदर हैं, सलाखों के पीछे हैं। कश्मीर के अंदर जो हुर्रियत की कॉल्स होती थी वो बंद है, पथराव बंद है, हम बाहर से जो हम सब कुछ बंद है, सब कुछ नॉर्मल है। क्या कहना ठीक है? कश्मीर अच्छी हालत में है? आप कह रहे हो? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं पूरा नहीं मुतमईन हूँ कि कश्मीर नॉर्मल है। फिर आपका क्या वक्तव्य है, वो बताइए। मतलब ये है कि अब देखिए आए दिन हम सुनते रहते हैं कि फ़लाँ जगह एनकाउंटर हुआ, इतने मिलिटेंट मारे गए, फ़लाँ जगह ये हुआ, शोपियान में ये हुआ, पुलवामा में ये हुआ, बारामूला में, मच्छर में ये हुआ।
اگر نارمل ہے تب تو یہ چٹے پٹے واقع نہیں ہونے چاہیے تھا نا. یہ کبھی کشمیر کی ہسٹری میں کبھی ہوا نہیں ہے. میں بتاؤں گا آپ کو کہ کشمیری جو تھا اگر کسی محلے میں کسی وجہ سے دو گروہ میں دو گھروں میں لڑائی ہوتی تھی اس میں اگر کوئی مر جاتا تھا تو پورا علاقہ پریشان ہو جاتا تھا. کیا یار یہ قتل ہو گیا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آج وہ حالات نہیں ہیں. اب دیکھیے اگر آپ لیں گے کہ جب سے ملٹنسی یہاں شروع ہو گئی, پہلی داڑ پہلی مار جو ملٹنٹوں نے کشمیریوں پر کی, بہت لوگوں کو مارا. چاہے وہ پنڈت, وہ تو ہمارے بھائی ہی تھے, چاہے وہ مر گئے چاہے ہم مر گئے, انسان ہی مرا نا. پھر اس کے بعد 96 میں فاروق صاحب آئے, پوٹا کا استعمال کیا, باقی قانون کا استعمال کیا, کوچوں کو اندر کیا, کوچوں کو مار ڈالا. بہت سے ہمارے بچے مر گئے, بہت سے جوان ہمارے بھائی مر گئے. اس کا صحرا کس کو جائے گا؟ فاروق عبداللہ کو یا مجھے؟ پوٹا کس نے لایا؟ سیفٹی ایکٹ کس نے لایا؟ اسی نے تو لایا. مارے گئے کشمیری. آج پھر تغلب کر رہے ہیں, دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. فاروق صاحب بڑے شد مد سے کوشش کر رہے ہیں پھر اقتدار میں آ جائیں. ہم نے تو دیکھا ہے, ہم نے ان کے ساتھ فاروق عبداللہ کے ساتھ کام بھی کیا ہے, لیکن ہر وقت اس کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز سوار ہوتی ہے, اقتدار, پاور. ہاں یہ ہونا چاہیے. جو بھی الیکشن لڑے, جو بھی اس میدان میں آئے, جو اس فیلڈ میں آئے, اس کو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ مجھے لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرنا ہے, نہ کہ مار داڑ کے لیے کام کرنا ہے. رہی صحیح کسر جو کی تو وہ پی ڈی پی نے کی, محبوبہ جی نے. ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بچے کیا کرنے جاتے ہیں بینکروں کے پاس, وہاں کیا ٹافی ملتی ہے, گولی نہیں ملے گی وہاں سے. وہ بھی تو ہماری چیف منسٹر تھی. مودی کے بارے میں کیا سوچا؟ مودی صاحب کو تو میں جانتا نہیں ہوں, کبھی ان کے ساتھ انٹریکٹ ہوا نہیں. کمٹمنٹ ہم یہ کریں گے اگر مودی جی کو ہمارے کشمیریوں کے دل میں درد ہو, جیسا وہ کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس, ہمارا نہ وکاس ہوتا ہے نہ ساتھ ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, وکاس نہیں ہو رہا ہے آپ لوگوں. کیا وکاس ہو رہا ہے ذرا بتائیے. یہ چند لوگوں کو سمارٹ سٹی کے ٹھیکے دے کر آپ نے سمجھ لیا کشمیر ٹھیک ہو گیا؟ کتنا سکنڈل ہے اس میں, وہ بعد میں پتہ چلے گا نا. جب میں نوجوانوں سے بات کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے ہمارا جموں بھارت میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ IIM بھی ہے, جس کو مینجمنٹ میں اچھا کرنا ہے وہ جموں چلا جائے, ایمس بھی ہے جس کو ڈاکٹر بننا ہے وہ ایمس چلا جائے, IIT بھی ہے جس کو انجینئرنگ کرنی ہے وہ جموں چلا جائے. ہمارے دلی میں بھی یہ فیسلٹی نہیں ہے. مجھے یوتھ یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے جموں میں کیا ہمارے لیے بھی کرنا تھا نا. جموں اور کشمیر الگ تھوڑی نا ہے, دو اسٹیٹ الگ الگ دور دور ہیں. کشمیر کا بچہ صبح گاڑی میں جا کر جموں میں نہیں پڑے گا نا. ہاسٹلس ہوتے ہیں عابد صاحب, وہاں پہ ہائی کلاس ہاسٹلس بنے ہوتے ہیں. کیا اس کو وکاس مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ یہ تینوں انسٹیٹیوشنز کا جموں میں بننا, اس کا وکاس مانتے ہیں کہ نہیں؟ یہ میں مانتا ہوں, جموں میں ہو گیا ہوگا, کشمیر میں نہیں. آپ بتائیے مجھے ایک بات, آپ نے سنا ہے کبھی کہ یہاں دربار منہ ہوتا تھا؟ ہاں میں نے سنا ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. اس کے بارے میں نے آرٹیکل پڑھا تھا, وہ تو آپ وستار سے آپ بتائیں گے. دربار موو کے بارے میں یہ میں نے سنا ہے کہ فاروق صاحب جس چیز کے لیے پہلے خلاف تھے, اب وہ دربار موو لانے کی بات کر رہے ہیں جموں کشمیر کے وہ اس سلسلے میں. آپ بتائیں. جی نہیں, سنیے بات. جموں کشمیر کا یہ ٹوپوگرافی کا ہے کہ سردیوں میں یہاں برف باری ہوتی ہے, سکول بند ہوتے ہیں, یہاں شفٹ پورا دفتر پورا سیکٹریٹ جموں چلا جاتا تھا. اس سے دو فائدے ہوتے تھے. یہاں کے لوگ جموں جا کے, کشمیری لوگ جا کے جموں میں اپنے جموں والے بھائیوں سے انٹریکٹ کرتے تھے, مل جل جاتے تھے, مل گل جاتے تھے. بچے بچیاں
हमारी बहनें माएँ जाके शॉपिंग करती थी, बड़ी बड़ी नई नई चीज़ें मिलती थी, ठीक है। तो हमारे कुछ मुलाजिम उधर जाके काम करते थे 6 महीने। ये महाराजा के वक्त से था, ये मैंने नहीं किया, महाराजा के वक्त से ये चला आ रहा था। बंद किसने किया? जी नहीं। इल्ज़ाम गलत क्यों? आपके एलजी साहब ने ऑर्डर निकाला, नो, वहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। नतीजा ये हुआ जो हम एक साथ मिलते जुलते थे उसमें थोड़ी सी दूरी हो गई। जम्मू वालों को एक तासुर दिया जाता है, कश्मीरियों को दूसरा तासुर दिया जाता है। लेकिन मैंने तो पढ़ा है कि फारूक साहब ने इसको बंद करा है, फारूक साहब ने इसको बंद करा है। फिर अभी ये इलेक्शन में दरबार मूव लाने की वापस से बात कर रहे हैं। दरबार मूव फिर आता है हाँ, ये मैंने पढ़ा है फारूक साहब के। पढ़ने की बात अलग है, हकीकत ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। ये आप पता कर सकते हैं, जाके मनोज जी से पूछिए कि ये दरबार मूव बंद क्यों किया। बहाना ये बना खर्चा ज़्यादा होता है, गाड़ियाँ लगती हैं, फाइलें जाती हैं, बाकी चीज़ें जाती हैं, अकोमोडेशन की। वहाँ तो ऑलरेडी सब कुछ बना हुआ था, क्वार्टर्स हैं, बाकी जगह जो महाराजा के वक्त से चला। आपके लिए नया नहीं बनाना था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना था, किसी के लिए अकोमोडेशन की प्रॉब्लम नहीं थी वहाँ जम्मू जाने में। वो जाता था आराम से, बच्चों को ले जाते थे, वो बेचारे सर्दी से बच जाते थे। ये मनोज जी ने कहा कि नहीं, दरबार मूव ख़त्म करो, इसमें खर्चा ज़्यादा होता है। अब मैं सवाल करता हूँ अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से, ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल सही बात है, खर्चा ज़्यादा होता है। ये बताइए, ये जो हमारी सड़कें यहाँ थी जिस पर एक साथ 4 गाड़ियाँ चलती थी, आज तो 2 भी नहीं चल पाई। वजह क्या है? शहर का जो शेप था, जो महाराजा के वक्त से हमने मेंटेन किया था, उसको डिस्टर्ब किसने किया? हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर। आप लाल चौक जाइए, देखिए जो इस नाम पर स्मार्ट सिटी के नाम पर जो यहाँ तबाही हो गई, वहाँ बड़ा दिन में देखिए, पर डे आप पता कराइए। लोग तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में खूब डेवलपमेंट्स है, 33,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे, सब झूठ। एक मुझे बताइए कौन सा प्रोजेक्ट बना? अटल टनल, फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, तो तमाम तरीके के टनल्स, ये टनल बने। रोजगार, ट्रांसपोर्ट अगर सुधरेगा तो रोजगार आएगा ना। इसको नहीं पता, मुझे पता है, टनल बने, मजबूरी है, टनल मजबूरी है। हमारे फौजी भाई बॉर्डर्स पर हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। आप कभी नहीं ये नहीं समझ सकते कब किस वक्त क्या होगा। पाकिस्तान खामोश नहीं बैठता है। तो मेरे फौजी भाई को जिस एरिया को 4 नहीं से 8 घंटे लगते थे, टनल उसके लिए, मेरे लिए भी बना, मैंने भी फ़ायदा उठाया। वो टनल उसके लिए बना ताकि वो 4 घंटे में वहाँ पहुँच जाए, उसका फ़ायदा मुझे भी मिला। तो क्या आप लोगों को पाकिस्तान से दिक्कत नहीं? कितनी अगर देखा जाए बर्बादी पाकिस्तान ने कश्मीर में किया, तो वो उससे तो अच्छा हो गया ना। कश्मीर अगर कुछ भी पाकिस्तान करता है तो तुरंत जो पहले 8 घंटे 9 घंटे में होता था, अब 4 घंटे में फ़ौज पहुँच जाए। वही तो मैं, आपने तो मेरी ही बात कही ना आपने, वही तो मैं कह रहा हूँ। आपको सहूलियत, आपकी सहूलियत के लिए मुझे भी सहूलियत मिली। इसको आप अच्छा स्टेप मानते हैं कि नहीं मानते? डेवलप अब बन रहा है, एक टनल और बन रहा है यहाँ आपके लद्दाख के लिए, बहुत अच्छी बात। तो गवर्नमेंट का इस चीज़ पे अप्रिसिएशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गवर्नमेंट का, जिसने बनाया, गवर्नमेंट का काम नहीं। हाँ, तो शुक्रगुजार है। कह रहा हूँ, जो शुक्रगुजार नहीं रहेगा तो वो गुनाह है। हम उसके लिए गडकरी साहब के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने जो सड़कों का जाल यहाँ बिछाया, हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। एलजी की कंट्रीब्यूशन तो नहीं है। आपको हंसी क्यों आ रही? एलजी से मतलब थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पर। थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा। सवाल ये है, एलजी किस लिए बैठा है यहाँ? लोगों की बात सुनने के लिए। नहीं सुनते? अब ज़रा उससे पूछिए
کہ ہم نے کتنی بار آپ سے ریکویسٹ کی ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, کتنی بار 8 سال میں ہم کو ٹائم ملا ایز اے پبلک ریپرزینٹیٹیو. Beside this, I am Vice President of PC. Beside that, I am General Secretary of All Jammu and Kashmir Shia Association. Shia Association کا میں جنرل, اس حساب سے اپوائنٹمنٹ مانگی نہیں ملی, اس حساب سے مانگی نہیں ملی. بلیو امیجن ایک بار میں اس سے صرف ملا اور وہ بھی 5 منٹ میں پوری بات بھی نہیں سنی. کیا برتاؤ کیا انہوں نے آپ کے ساتھ؟ برتاؤ تو تب پورا یہی سے جب آپ یہاں 10 منٹ 15 منٹ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں, میں تو آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آئی ایم تھینکفل ٹو یو. آپ نے میری بکواس 15 منٹ سنی. آپ سنیے تو صحیح. اب اگر ہم دکھڑا لے کر اس کے پاس جا رہے ہیں, ابھی تو ہم شروعات ہی کرتے ہیں, ٹائم ختم ہو گیا, جاؤ جی دوسری پھر کبھی. یہ کوئی بات ہوئی؟ ٹھیک ہے وہ نکلتے ہیں, پوری فوج ان کے ساتھ ہوتی ہے. آپ ایک بات ذرا مجھے بتائیے ایز اے ہیومن بینگ, ابھی آپ سڑک پر جا رہی ہو گاڑی میں, ادھر سے ایل جی صاحب جا رہے ہیں, سارا ٹریفک بند, آپ کے پیچھے ایمبولینس ہے, اس میں میری ماں میری بہن, شی از کرائنگ بائی لیبر پین. تب تک راستہ نہیں کھلے گا جب تک وہ پورا کراس نہیں کریں گے. آپ ایسا نہیں کرتے, بہت غلط بات ہے. کرتے ہیں آپ جا کے چیک کیجئے. گھنٹوں ہمیں روکنا پڑتا ہے. کیوں بھائی یہ سڑک کیوں بند ہے؟ ایل جی صاحب آ رہے. ایل جی صاحب کو اگر ہم روز میڈیا میں کہتے ہیں کشمیر بالکل نارمل ہے, حالات ٹھیک ہو گئے ہیں, سب ٹھیک ہو گیا, ایل جی صاحب کو اتنی سیکورٹی کی کیا ضرورت ہے؟ سڑکیں بند کرو پھر یہ چلے گا. جج آپ بنو. اب میں ایک اور مدعے پہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, ٹورزم پر کیا کہیں گے؟ ٹورزم بڑھا ہے آپ کے حساب سے؟ یہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی کوئی دین نہیں ہے, نہ ٹورسٹ کی دین ہے. ٹورسٹ کیسے آئے گا اگر اس کو انفلوئنس نہیں کریں گے؟ سنیے نا میری بات, آپ چھوڑیے اپنے میڈیا چھوڑیے, ایز اے کامن مین ہم لیں گے. آپ دلی میں رہتے ہو, آپ کا دل کرتا ہے کشمیر آنے کو, لیکن حالات اگر ٹھیک نہیں ہوں گے تو میرا دل نہیں کرے گا. میرے گھر والے کہیں گے جی گھر میں بیٹھو, پتہ نہیں بچ کے آپ بھی پاؤ کہ نہ آپ. ٹھیک ہے, یہ جو لاکھوں ٹورسٹ یہاں آ رہے ہیں ان کا کیا؟ ہمارا یہاں ایریا ہے, میرا کانسٹیٹنسی کا انٹیریئر ڈال, جہاں صرف بوٹ میں جایا جا سکتا ہے. آپ چلیے میرے ساتھ, میں دکھاؤں گا کتنے اچھے اچھے چھوٹے کمرے بنائے ہیں ہم نے ٹورسٹوں کے لیے. ٹورسٹ کے لیے ہمارا دل ہمیشہ کھلا تھا, ہماری آنکھیں ان کی تلاش میں تھی. ڈل کی طرف جاتی وہ تو کہتے ہیں کہ 2-3 سالوں میں اتنا فٹ فال ہوا ہے ٹورزم کا کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. تو اس کو کس کو شرح دیں گے آپ؟ ٹورسٹ کو دیں گے یا پھر یہاں بھی گورنمنٹ کو نہیں؟ فیسلٹی بتائیے گورنمنٹ کی کیا ہے ٹورسٹ کے لیے؟ حالات ٹھیک کرنا. کون سے حالات کس نے ٹھیک کیے وہ الگ بات ہے. کس نے ٹھیک کیا میں آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں. آپ یہاں کے ایم ایل اے کینڈیڈیٹ ہیں, حالات یہاں پہ کس نے ٹھیک کیا؟ لوگوں نے خود ٹھیک کیے. ہم نے خود اپنے حالات ٹھیک کیے. ہم نے بندوق اٹھائی, ہم نے ہی بندوق چھوڑ دی. کیوں چھوڑی آپ نے بندوق؟ کیونکہ ہم کو پتہ چلا کہ بندوق سے کوئی فائدہ نہیں نکلا. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ بندوق سے فائدہ نہیں ہے؟ یہ اتنے مارداڑ ہونے کے بعد ہمیں کچھ حاصل ہی نہیں ہوا. کیا حاصل کرنے نکلے تھے؟ وہ آزادی حاصل کرنے نکلے تھے. پھر یہ آزادی کا سپنا ٹوٹا کیسے؟ ایسے ٹوٹا کہ ہمارے بہن, ہمارے بھائی, ہمارے لڑکے, ہمارے جوان لاکھوں میں, ہزاروں میں جیل میں اور قبرستانوں میں. کون فیول کرتا تھا ان آزادی کے سپنوں کو؟ فیول کون کرتا تھا؟ فیول وہ دونوں طرف سے ہوتا تھا, پاکستان سے بھی اور ہندوستان سے بھی, انڈیا سے بھی اور پاکستان سے بھی. یہاں پہ کون ایسے نیتا تھے جو آپ لوگوں کی آئیڈیالوجی کو فیول کرتے تھے یہاں پہ نیتا؟ بتا رہا ہوں نا. نام بتا سکتے ہیں؟ فاروق عبداللہ. وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو میں نیشنلسٹ ہوں, میرے 10,000 لوگ جو ہیں وہ مرے ہیں کیونکہ میں پرو انڈیا کی بات کرتا ہوں. 10,000 لوگ آپ کہہ رہے ہیں وہ فیول کرتے تھے آزادی کے؟ اس کے اتنے اولاد ہیں 10,000.
वो तो कौरव और पांडवों से भी आगे निकल गया। कौन से उसके 10,000 आदमी मर गए। मैं उससे आपके वसासत से एक सवाल करना चाहता हूँ। फारूक साहब को अगर याद होगा कि दिल्ली से जब यहाँ मिलिटेंसी पीक पर थी, दिल्ली से होम मिनिस्ट्री से वो पैसा लाते थे अपने वर्करों के लिए। उनके पास खाना नहीं, वो बाहर निकल नहीं सकते, वो माइग्रेंट हो गए हैं, वो जम्मू में बेरोज़गार हैं, खाने पीने के बगैर हैं, वहाँ से पैसा लाते थे होम मिनिस्ट्री से। वो पैसा कहाँ गया? किसी को मिला? क्या कहता है फारूक अब्दुल्ला? मेरे सामने मैंने खुद, आपने भी कहा मेरी उम्र 77 है, फारूक में मुझसे 3-4 साल बड़ा है। लाल चौक में जब शेख अब्दुल्ला ने इंदिरा गांधी के साथ अकॉर्ड करने के बाद हुकूमत संभाली, उनका इस्तकबाल किया गया। लाल चौक में लोग उनको बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने सोचा पता नहीं शेख अब्दुल्ला ने क्या लाया होगा, उन्होंने वही लाया एक कुर्सी चीफ मिनिस्टर की, वज़ीर आज़म की नहीं। मेरे सामने फारूक अब्दुल्ला ने एक स्टेज बना था बड़ी बड़ी बसों का, ये मुझे ऐसे याद है जैसे कल हुआ है। मेरे सामने तकरीर में उसने कहा मैं JKLF का बुनियादी मेंबर हूँ। फारूक साहब ने जी, आज वो कहेंगे मैं दूध का दूल्हा हूँ। मंदिर में जाएंगे राम राम करेंगे, मस्जिद में जाएंगे अल्लाह अकबर करेंगे, मस्जिद आस्थान पर जाएंगे लोगों को कहेंगे नमाज पढ़ो, खुदा से डरो। अरे यार, तुम उस वक्त नहीं डरा जब तुमने आर्डर दिया लोगों को कत्ल आम करो, उस वक्त तो डरना चाहिए था। ह्यूमन बीइंग, आपको किसने हक दिया है किसी को मारने का? उस वक्त तो फारूक साहब नहीं थे। फारूक साहब बताइए, आप भागे क्यों यहाँ से लंदन? अगर हम यहाँ मिलिटेंसी में चाहे कुछ भी हुआ हम यही टिके रहे, हम भागे तो नहीं। आप हमको माइग्रेंट नहीं कह सकते हो। और दूसरी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारी कम्युनिटी में से एक भी आदमी बाहर जम्मू तक नहीं गया, माइग्रेशन नहीं किया, हम यहीं रहे। फारूक साहब कहाँ? लंदन में बैठे अपने बच्चों को लेकर। आज तो ये हालत है। अब पहले शेख अब्दुल्ला, उसके मरने के बाद अब फारूक अब्दुल्ला के बाद उसका बेटा उमर अब्दुल्ला। कल मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में टूर कर रहा था एक तरफ, तो देखा कि उमर अब्दुल्ला के 2 साहिबजादे, इतनी सिक्योरिटी उनके आगे पीछे। हम टिक रहे, भैया हमें जाना है, हमें रास्ता दो। ये नादिर शाही कब तक चलेगी? बादशाही कब तक चलेगी? खत्म होनी चाहिए। कोई डायनास्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। किसी ने वो किया, किसी ने ये ठीक है। मैं एक आपके सुर मिल रहे हैं मोदी जी से, वही डायनेस्टी पॉलिटिक्स वाले। मैं सुर मिलने की बात नहीं, आपको मैं बताऊं, चाहे कोई भी आदमी हो, वो किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता, अगर वो अच्छी बात कहे, लोगों की हित में कोई बात, लोगों की भलाई, उसमें कोई बुराई नहीं। जो लोगों के मफाद में, वो अल्लाह का बंदा है ना। मैं भी तो हूँ अल्लाह का बंदा, आप भी तो हैं भगवान के बंदे, नहीं हैं आप? बस इक्वलिटी होनी चाहिए ना। जी, कास्ट क्रिएट नहीं है, भगवान के पास वो नहीं है। आप जाते हो सुबह मंदिर जाते हो? नहीं, रोज़ नहीं जाते हो। भाई मैंने कहा ये आपका एक्सपीरियंस है जो बता दें। मैं रोज़ नहीं जा पाती, लेकिन मैं हाँ जाती हूँ। यूजुअली मैं कब जाती। लेकिन हम 2 बात कर रहे हैं, मैं लोगों की बात है, मैं अपनी बात करूँ। मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठ के मुँह हाथ धो के खुदा के हाज़िर में अपना सर झुकाता हूँ। ऐ खुदा, तुमने मुझे पैदा किया, मुझे वो हौसला दे ताकि मैं लोगों के काम आ जाऊँ। और क्या? अच्छा, अब आपके पास चूंकि समय भी कम है, पीछे से मुझे लोग इशारा कर रहे हैं बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए। मेरे पास बहुत समय है, बात करूँ ना आराम से मैं, ठीक है? तो ये जो इलेक्शन से बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे जब आप इस इलेक्शन में जब आप घूमते हैं, तो इस इलेक्शन में मुझे लोग बताते हैं कि बहुत शांति से ये इलेक्शन हो रहा है। इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? मतलब मुझे आप बताइए, ये इलेक्शन दूसरे इलेक्शन से कैसे अलग है? फिलहाल शांति है। पिछला इलेक्शन जो था 2014 में, उसमें पार्टिसिपेशन बहुत कम थी, बहुत कम थी।
लोग पूरी तरह ज़हनी तौर तैयार नहीं थे इलेक्शन के लिए। वो ये कहते थे कि जो पिछले लीडरान थे, पार्टियां थी, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए इलेक्शन में, लेकिन हमारा कोई काम नहीं, कोई वादा पूरा नहीं है, इसलिए बदजन हो गए थे, बाइकआउट कर दिया। उसके बाद एक और टर्न मिला, यार एक बार फिर हम कोशिश करेंगे, शायद ये हमारे नेता सुधर जाएं, हमारा काम हो जाए। मुझे नहीं लगता कोई काम होगा। ये मेरे वोटर ही नहीं है, ये मेरे कार्यकर्ता भी हैं, इन्होंने मुझे वोट दिया है, ये इसी वेसिनिटी में रहते हैं। मैं अंदर जाता हूँ, इनसे आप अलग अलग पूछिए, हर एक अपना बताएगा मेरे महल्ले में कितना काम हुआ है 18 महीने में। तकरीबन 18 महीने मैंने 35 करोड़ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च करवाए हैं। 35 करोड़ यहीं खड़े हैं सब। देखिए मैं सीधा हिसाब देता हूँ, बड़े 3 कम्युनिटी हॉल बनाए जिसमें 4-4, 5-5 करोड़ लगे। 3 का कितना हो गया? 15 करोड़ सड़कों पर लगे, पाथ्स पर लगे, कोचों में लगे, गलियों में लगे, ट्रांसफार्मर लाए, बिजली के खंभे लाए, तारें लाई, अस्पताल में काम किया। 15 करोड़ क्या चीज़ है। अच्छा, पिछले इलेक्शंस में गन, फिर उसके बाद मिलिटेंट, फिर उसके बाद हालात ख़राब, ये सब कुछ फैक्टर रहता था क्या पिछले इलेक्शन में? थोड़ा सा डर भी रहता था डर? जी, आज तो नहीं है। आज नहीं ना, आज कोई डर नहीं, किसी से भी पूछिए, आज कहता है, हर एक कहता है मैं वोट डालूंगा। अभी मैं वीडियो शूट करके आई हूँ जिसमें 5 लोग मैंने अपने वीडियो में बिठाए थे, और वो पाँचों के पाँचों कह रहे हैं कि हम इस बार वोट नहीं करने वाले, हम भारत की कॉन्स्टिट्यूंसी में बिलीव नहीं करते। वो उनके अपना नज़रिया है, वो उनका अपना नज़रिया है, और हमारा नज़रिया कुछ और है। हम पैदा हुए हैं हिंदुस्तानी, हम जिंदा हैं हिंदुस्तानी, हम मर जाएंगे हिंदुस्तानी। इस बात पर ताली होनी चाहिए, इनकी ताली आप लोग की। अच्छा, एक मैं लास्ट आपसे पूछूंगी, इस बार कि जितने कैंडिडेट्स इस बार इंडिपेंडेंट, आप देख लीजिए कितने कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट, तो ये बदलते हुए कश्मीर को आप थोड़ा सा भांप पा रहे हैं क्या कि थोड़ा सा बदल रहा है कश्मीर? जो पहले जितना भी दाग धब्बा जो था वो सब खत्म होकर के अब कश्मीर। अच्छी बात है, शौक है हर एक को, मैं भी लड़ूं इलेक्शन, मैं भी लड़ूं। इतने कैंडिडेट्स, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आ गए, उनका शौक है भाई, शायद मैं ही जीत, शायद लोगों के दिल में मेरी ही बात उतर जाए, मुझे ही वोट मिल जाए। आपकी 77 साल की उम्र में ये पहली बार ऐसा हो रहा है? हाँ, इतना मेरे ख्याल से हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 15 कैंडिडेट हैं शायद। एक बहुत अच्छा लगा आबिद साहब आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो ये एक एमएलए भी रह चुके हैं, 1.5 साल 18 महीने उन्होंने काम भी किया। इन्होंने बताया कि ये सब कुछ हमने इतना अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया। ये कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम क्या? जडीबल इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है। दोबारा ये मैदान में है, और हमने देखा कि क्या कुछ पूरे तमाम डायनेस्टी पॉलिटिक्स कहिए, कश्मीर के ऊपर कहिए, डेवलपमेंट्स कहिए, हमने सारे मुद्दों पर एक एक करके इनसे बात किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।